नमस्कार, भारत 24 में आपका स्वागत है। शाम के 7 बजने को और आप देख रहे हैं राजपथ। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। आज दरअसल राहुल को राहत मिली, जमानत पर बात होगी। जी हां, राहुल गांधी आज गुजरात के सेशन कोर्ट में अर्जी लगाने के लिए पहुंचे और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर दिल्ली से लेकर सूरत तक खूब हंगामा हुआ। सियासी गहमा गहमी भी काफी तेज हो गई देखने को मिली और इन सब के बीच कोर्ट ने राहुल को जमानत दे दी। मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होनी है, लेकिन राहुल की सदस्यता पर शुरू हुई सियासत का असर साल 2024 के चुनावी सवन में जरूर देखने को मिलेगा। आखिर कैसे और क्यों हम ये कह रहे हैं, आप देखिए रिपोर्ट। आखिरकार 11 दिन बाद वो घड़ी आ ही गई जिसे लेकर कई तरह के कयास लग रहे थे। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सूरत की सेशन कोर्ट में अर्जी लगा दी। राहुल ने कोर्ट में 2 अर्जी लगाई है। पहला, मानहानि केस में मिली सजा को रद्द करने के लिए, दूसरी रेगुलर बेल के लिए। कोर्ट में अर्जी लगाने के लिए राहुल गांधी दिल्ली से सूरत पहुंचे। याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने राहुल को 13 अप्रैल तक जमानत दे दी है। कोर्ट ने उनकी 1 महीने की अंतरिम जमानत को बढ़ा दिया है। अब अगली सुनवाई 3 मई को होगी। हमने जो लोअर कोर्ट में सजा सुनाई गई है उस सजा को हमने चैलेंज किया है। साथ ही में जो कन्विक्शन हुआ था वो कन्विक्शन को चैलेंज किया है। कोर्ट ने आज बेल जमानत दे दी है। फिर से नई जमानत जमा करवा दी गई है, तो उनकी रिहाई अब हो गई। जो कंप्लेनेंट है उनको नोटिस दिया जाएगा। 10 तारीख तक उनको अपना जवाब पेश करना है और 13 अप्रैल को इस मामले की आगे सुनवाई होगी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से पहले दिल्ली से लेकर सूरत तक सियासी गहमा गहमी तेज रही। कांग्रेस आक्रामक दिखी। कोर्ट के निर्णय के ऊपर हम बहस नहीं कर सकते, लेकिन अन्याय के खिलाफ तो हम लड़ सकते हैं। तो हम लड़ रहे हैं सरकार के खिलाफ। राहुल के सूरत रवाना होने से पहले उनकी बहन प्रियंका उनसे मिलने पहुंची। राहुल के साथ सूरत के सेशन कोर्ट गईं। उधर राहुल के आने को लेकर कांग्रेसी उत्साही दिखे, लेकिन उन्होंने बीजेपी पर अवैध गिरफ्तारी का आरोप लगाया। सत्य के लिए आग्रह, आज कांग्रेस सत्याग्रह कर रही है सब जगह, तो सत्य के लिए आग्रह कर रही है। किससे कर रही है? जो आज सत्ता में उनसे। इससे गांधी जी का जो शब्द था सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, उससे बड़ी ध्वनि क्या निकल सकती है? नॉन वायलेंस की, भावना की। हम सत्य, हमारे पक्ष में सत्य है। हम मानते हैं हमारे पक्ष में, हमारे पास सत्य, हमारे आपके साथ सत्य नहीं है। इधर केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस पर ड्रामा करने का आरोप लगाया। हम लोग जुडिशरी का जो बात होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज का है। यहाँ मैं जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट का बात कर रहा हूँ कि कोर्ट ने जब किसी को कन्विक्शन कर दिया तो उसके बाद ये जो ड्रामा कर रहे हैं, ये बेसिकली जो ऊपर के जो अदालत है उसको ऊपर में दबाव डालने के लिए, डराने के लिए ये कांग्रेस का ड्रामा है। इसलिए मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरे के पूरे एक परिवार को देश से ऊपर मानते हैं। राहुल गांधी जी ने एक बार नहीं, बार बार पिछड़ों का अपमान करने का काम किया है और दुख इस बात का है उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने माफी मांगना तो दूर, दबाव बनाने का काम करते हैं, डराने का काम करते हैं। जब 3 वर्ष थे तब तो इनके साथ कोई नहीं गया। अब राज्य के मुख्यमंत्रियों को काम छुड़ाकर इस काम पे लगाया है। मेरा एक सवाल और है, पूर्व में नरसिम्हा राव जी थे, पी चिदम्बरम जी थे, डी शिव कुमार जी थे, इन सबको भी जेल जाना पड़ा, इस्तीफे देने पड़े। तब कितने कांग्रेस के लोग साथ में गए थे? क्या एक परिवार संविधान से बड़ा हो गया, संसद से बड़ा हो गया, देश से बड़ा हो गया है? राहुल की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस पार्टी संसद के दोनों सदनों और देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। पार्टी के तमाम नेता सूरत पहुंचे। 23 मार्च को मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी। सजा का ऐलान होने के कुछ ही देर बाद उन्हें 30 दिन की जमानत भी मिल गई थी, लेकिन सजा सुनाए जाने के अगले ही दिन उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। राहुल वायनाड से सांसद थे, लेकिन अब वो पूर्व सांसद हो गए हैं। राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में मोदी जाति को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद राहुल के
इस स्टेटमेंट पर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदीनो के खिलाफ धारा 499, 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था। बहरहाल मामले की अगली सुनवाई 3 मई को होनी है, लेकिन उससे पहले सियासी हंगामा खूब देखने को मिल सकता है, जिसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दिखे तो कोई अचरज नहीं होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब बात जिंदा रहने की थी आकांक्षा। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे सुसाइड केस में रोजाना कुछ न कुछ ऐसी खबरें या फिर ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही है, जिससे ये केस सुलझने के बाद अब दिन ब दिन उलझता ही नजर आ रहा है। इस मामले में एक्ट्रेस के परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद अब पुलिस की नींद उड़ी हुई है। देखिए रिपोर्ट। खौफ में आकांक्षा का परिवार। दूसरी बार जब गई तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे आगे पीछे घूम रहा है। बेटी के बाद अब परिवार पर कातिलों की नजर। मुझे या मेरे घर के किसी भी परिवार को कुछ भी होता है, जिसका जिम्मेदार समर सिंह और संजय सिंह है। मां के आरोप पर अब क्या होगा एक्शन? भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे सुसाइड मामले में अब नया मोड़ आ गया है। आकांक्षा की मां मधु दुबे ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने खुद पर और अपने परिवार पर जान का खतरा बताया है। मधु दुबे ने साफ किया कि हमारे परिवार को अगर कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार समर सिंह और संजय सिंह होंगे। मैं मुंबई से बनारस आई जब यहाँ पे सारनाथ थाने में, तो मुझे पहले दिन तो डर नहीं लगा, लेकिन मैं दूसरी बार जब गई तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे आगे पीछे घूम रहा है, मुझ पे निगरानी रख रहा है, मेरे घर पे भी निगरानी रख रहा है, हम पूरे परिवार पे हमारे। तो अगर हम लोग को मुझे या मेरे घर के किसी भी परिवार को कुछ भी होता है, इसका जिम्मेदार समर सिंह और संजय सिंह है, माना जाएगा। और जो ये केस में मेरी इन्वॉल्व है मेरी लड़की के, वो सब सारे जिम्मेदार माने जाएंगे। उधर मां के इस बयान के बाद मामला और गंभीर होता चला गया। पुलिस भी अब इस मामले में एक्शन मोड में आ गई है। पुलिस अब इस मामले में लुकआउट नोटिस जारी करने के बाद आरोपी समर सिंह और संजय सिंह पर इनाम घोषित करने की तैयारी में है। वाराणसी पुलिस की टीम मुंबई समेत सभी संभावित जगहों पर दबिश दे रही है। पुलिस कमिश्नरेट की ओर से एसओजी और सर्विलांस की टीम अलग से इस मामले में लगाई गई है। देखिए, पुलिस की टीम सभी संभव सार्थक प्रयास कर रही है गिरफ्तारी के लिए। हमारी कई टीमें इस समय जनपद के बाहर हैं। साथ ही उसकी गिरफ्तारी पर पुरस्कार घोषित कराने की भी कार्रवाई की जा रही है। लुकआउट नोटिस जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी, रिपोर्ट भेज दी गई है। तो इस तरह से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और विश्वास करते हैं कि शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित होगी। कितनी टीमें लगाई गई हैं? कुल 4 टीमें तो बाहर फील्ड में हैं। इसके अलावा सर्विलांस की टीम, एसओजी की टीम अलग से अपने स्तर से प्रयास कर रही है। खबर है कि समर सिंह बैंकॉक भागने की फिराक में है, जिसकी मदद मैनेजर अफजल कर रहा है। इसकी शिकायत भी आकांक्षा की मां ने वाराणसी में दर्ज कराई और इधर परिवार के आरोपों के बाद पुलिस मुस्तैदी के साथ आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में माफियाओं पर बुलडोजर कहर लगातार बरपता हुआ नजर आ रहा है। लगातार बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की मुश्किलें अब कम होने का नाम नहीं ले रही। जहां एक ओर वो जेल में बंद है, तो वहीं दूसरी तरफ कुरैशी के अवैध संपत्तियों की कुर्की भी लगातार जारी है। और इसी कड़ी में हाजी याकूब की अब तक करीब 27 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया जा चुका है। बाकी की संपत्ति की भी कुर्की जल्द ही करने की तैयारी पुलिस कर रही है, प्रशासन कर रहा है। आप रिपोर्ट देखिए। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। यूपी में माफियाओं पर क्या है? योगी राज में दौड़ रहा बुलडोजर। मेरठ में पूर्व मंत्री और मीट माफिया याकूब कुरैशी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। याकूब पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है, लगातार उस पर कार्रवाई की गाज गिर रही है। यूपी में योगी सरकार का बुलडोजर माफियाओं पर कहर ढा रहा है। जिन माफियाओं की कभी उत्तर प्रदेश में तूती बोलती थी, वो आज खामोश बैठे हैं। अब मीट माफिया याकूब कुरैशी पर एक्शन लेते हुए सरकार ने 2.5 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर लिया। माफिया पर एक्शन कसते हुए याकूब कुरैशी का आलीशान मकान भी उसको सीज कर लिया है। बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री हाजी याकूब के खिलाफ
मेरठ पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। गैंगस्टर एक्ट के तहत याकूब के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। पुलिस अब तक याकूब की 26.5 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर चुकी है। इसके साथ ही अब चल संपत्ति को कुर्क करने की तैयारी है, जिसमें 32 लग्जरी गाड़ियों को कुर्क किया जाएगा। इससे कुछ दिन पहले भी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए हाजी याकूब के बेटे फिरोज की 17 बीघा की जमीन को कुर्क किया गया था, जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए बताई गई। मेरठ पुलिस की ओर से अब तक 31 करोड़ 70 लाख रुपए की संपत्ति को चिन्हित किया गया, जिस पर गाज गिर सकती है। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी को आपराधिक मीट माफिया घोषित किया गया। मेरठ में हापुड़ रोड पर अवैध रूप से मीट प्लांट मामले में याकूब कुरैशी और उनके बेटों को आरोपी बनाया गया है। दोनों फिलहाल जेल में हैं। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी को माफिया घोषित करने के बाद अब उनके खिलाफ दर्ज मामलों की पूरी निगरानी मेरठ के साथ लखनऊ से भी हो रही है। जेल में बंद याकूब कुरैशी पर पुलिस एक एक कर शिकंजा कसती जा रही है। फिलहाल याकूब कुरैशी मेरठ जेल में बंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए इसी बीच आज छत्रपति शिवाजी महाराज की 343वीं पुण्यतिथि है और आज के दिन 1680 में गंभीर बीमारी के चलते शिवाजी महाराज ने पहाड़ी दुर्ग राजगढ़ में प्राण त्यागे थे। इतिहास के पन्नों पर वीर छत्रपति महाराज का नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। आज भी वो 130 करोड़ देशवासियों की प्रेरणा के स्रोत है। शिवाजी महाराज ने अपना पूरा जीवन देश सेवा में हिंदू धर्म को बचाने के लिए समर्पित कर दिया। शिवाजी महाराज का नाम सुनते ही मुगलिया सल्तनत थरथरा उठती थी और औरंगजेब भी कांप उठता था। चलिए अब आपको बता दें अगली बड़ी जो खबर है। दरअसल ये जो बड़ी खबर है, ये जैसे जैसे साल 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, नेताओं ने एक दूसरे पर वार पलटवार तेज कर दिए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। केजरीवाल ने शर्मा पर निशाना साधा तो उधर हिमंता की ओर से पलटवार भी किया गया। दिल्ली गवर्नमेंट का सैंक्शन पोस्ट थी 1.5 लाख, तब कैसे 12 लाख आपने नौकरी दिया? तो हमें आसाम का लोगों को उनको बुड़बक जैसा लगा, लेकिन हम उनसे स्मार्ट है, तुरंत हम खबर निकाल लिया। तो इनको मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई आपका थोड़ा याददाश्त आप ठीक कीजिए। राजनीति के गलियारों में तर्कश से निकले जुबानों के तीर की जंग इन दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के बीच छिड़ी है। हंगामा तेज है, वार पलटवार जारी है। केजरीवाल की मेहमान नवाजी वाले स्टेटमेंट पर हिमंता बिफर पड़े। सीएम शर्मा ने पलटवार किया और उनकी तुलना औरंगजेब से कर डाली। शर्मा ने कहा कि हम मेहमान नवाज हैं, लेकिन अब औरंगजेब असम आया तो उनका स्वागत नहीं किया गया। दरअसल शर्मा की टिप्पणी तब आई जब 2 अप्रैल को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल असम में थे। इस दौरान केजरीवाल ने कहा था कि राज्य में आपकी सरकार आती है तो मुफ्त बिजली और नौकरी मिलेगी। लेकिन आप मां कामाख्या का मंदिर का नीचे मीटिंग करते हो और मीटिंग में हमारा असम का लोगों को आप गुमराह करता है कि आप 7 साल में 12 लाख नौकरी दिया, जबकि आपका दिल्ली गवर्नमेंट का सैंक्शन पोस्ट थी 1.5 लाख, तब कैसे 12 लाख आपने नौकरी दिया? तो हमें असम का लोगों को उनको बुड़बक जैसा लगा, लेकिन हम उनसे स्मार्ट है, तुरंत हम खबर निकाल लिया। इसके साथ उन्होंने सभी दलों पर असम को लूटने का आरोप लगाया। हिमंता बिस्वा शर्मा का नाम लेते हुए केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने गंदी राजनीति के सिवा कभी कुछ नहीं किया। 2015 में दिल्ली में मेरी सरकार बनी थी, दोनों साथ साथ बनी थी। 2015 में दिल्ली में मेरी सरकार बनी थी, 1 साल के बाद 2016 में हेमंत बाबू की सरकार बनी थी। आज दिल्ली को हमने बदल के रख दिया। 7 साल के अंदर स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़कें, शानदार दिल्ली बना दी हमने। हेमंत बाबू ने क्या किया 7 साल में? हेमंत बाबू ने कुछ नहीं किया।
केवल गंदी राजनीति करी, गंदी पॉलिटिक्स की। केजरीवाल ने मेहमान नवाजी का भी जिक्र किया। आगे कहा कि असम के सीएम ने राज्य के लोगों की तरह मेहमान नवाजी नहीं सीखी। 2 दिन से धमकी दे रहे हैं, केजरीवाल आएगा मैं जेल में डाल दूंगा। ये क्या है यार? केजरीवाल आएगा मैं जेल में डाल दूंगा, मैं पुलिस से पकड़वाऊंगा केजरीवाल को। अरे मैं कोई आतंकवादी हूं? क्यों पकड़वाओगे मुझे? मैं हेमंत बाबू को बोलना चाहता हूं, आप असम के मुख्यमंत्री तो बन गए, असम की संस्कृति नहीं आई आपको। तो मैं हेमंत बाबू से निवेदन करता हूं, आप मुख्यमंत्री बन गए, थोड़ी सी असम की संस्कृति सीख लीजिए आप। केजरीवाल की इस टिप्पणी के बाद सीएम शर्मा बेफर पड़े। मेहमान नवाजी वाले शब्दों पर केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। हम लोग हॉस्पिटलिटी है, हम लोग अतिथि को भगवान समझता हूँ, लेकिन जब औरंगजेब असम में आया, लासित ने उनको अतिथि जैसा ज्ञान नहीं किया। तो इसीलिए केजरीवाल जी, जब आप झूठ बोलने यहाँ आया था, तो हमें आपको क्यों गेज हिसाब से स्वीकार करना था? हेमंता ने केजरीवाल पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। शर्मा ने कहा कि असम के लोग खास हैं और उन्हें आम आदमी बनने की जरूरत नहीं है। असम के 3.5 करोड़ खास लोगों को लेकर आगे बढ़ूंगा। हमारे असम का बहुत बड़ा इतिहास है, हम खास आदमी बनकर आगे बढ़ेंगे। हमको हमारा हिसाब से रहने दीजिए। असम डेवलपमेंट का ओर जा रहा है और हमें कोई आप नहीं चाहिए, हम खास बन के डेवलपमेंट करेगा। हमारा असम का लोग आप नहीं है, हमारा आम आदमी नहीं है, हमारा असम का लोग खास आदमी है। 3.5 करोड़ खास आदमी को लेके मैं आगे बढ़ूंगा। हम आम आदमी नहीं है, हमारा असम का लोग, हमारा बहुत बड़ा इतिहास है, हिस्ट्री है, हमारा बहुत ताकत है। हम लोग सारे लोग खास है और खास आदमी बन के आगे बढ़ूंगा। पूरा नेशन को एक दिन हम लोग शिक्षा, संस्कृति और खेल से जीत लूंगा, यही हमारा तमन्ना है। असम सीएम ने दावा किया कि दिल्ली की 60% जनता नर्क में रहती है। इसके विपरीत असम का 95% स्वर्ग में रहता है। असम के गांव भी दिल्ली से अच्छे हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। केजरीवाल यहाँ आए थे, लेकिन उन्होंने एक भी बात नहीं कही। विधानसभा में उन्हें नियमों के तहत संरक्षण मिला है, लेकिन बाहर वही आरोप लगाने की हिम्मत नहीं हुई। केजरीवाल की बहादुरी केवल विधानसभा तक सीमित है। बता दें कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर केजरीवाल ने विधानसभा के बाहर आकर उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए तो वो आप प्रमुख के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेंगे। बहरहाल हेमंता और केजरीवाल के बीच वाक युद्ध लगातार जारी है। सियासी सरगर्मी तेज है, देखना होगा कि इसका असर कितना होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।